हेलो स्टूडेंट्स, सेल वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे और सेल वाले टॉपिक में अपन ने सेल के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। सेल के कैरेक्टर्स के बाद में अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है उसको डिस्कस किया, उनके कैरेक्टर्स और उनके डिफरेंसेस। देन हमने यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया। आज अपन सेल की स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे और सेल की स्ट्रक्चर में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल के जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, प्लस न्यूक्लियस, सेल में पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो पार्ट अपन लेंगे वो क्या लेंगे? सेल वॉल। ठीक है, द फर्स्ट वन जो सबसे आउटर मोस्ट है उसी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और दैट इज द सेल वॉल। ये सेल वॉल ले रहे हैं अपन। ठीक है, क्या है बेटा ये सेल वॉल? इसके बारे में अपन ये कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, लेकिन किसके केस में आउटर मोस्ट लेयर? एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल पाई नहीं जाती, तो सेल वॉल कहां पे मिलती है अपने को? ये इन केस ऑफ द प्लांट सेल। इसके अलावा भी अगर अपन देखें तो प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरिया जो है उनके अंदर भी अपने को सेल वॉल मिलेगी और फंजाई जो है उनके अंदर भी सेल वॉल मिलेगी। फंजाई के अंदर ये सेल वॉल जो है, यानी कि इन तीनों में जिनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, उनमें सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। जैसे फंजाई जो है उसके अंदर किसकी होगी? काइटिन। बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, और प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो वहां पे ये बनी होती है सेलुलोज, मोस्टली सेलुलोज एंड पैक्टिन की। ठीक है, तो अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल, ये पोरस होती है। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कैसी होगी? पोरस, फाइन पोर्स पाए जाएंगे जिसके थ्रू क्या होगा? मटेरियल का एक्सचेंज किया जा सके, यानी कि परमिएबल होगी। ये परमिएबल यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको अपने थ्रू आने जाने देगी। कौन? सेल वॉल। दिस इज नॉन लिविंग लेयर होती है, नॉन लिविंग होती है कवरिंग। और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में एक स्पेसिफिक अपन ये भी कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है या डिफरेंस है, जिसमें आप एक दूसरे को एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। किसको? प्लांट को और एनिमल सेल को। किसके आधार पे? प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल के आधार पे। प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल के अंदर ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इस आउटर मोस्ट लेयर की डिस्कवरी यानी कि इसको खोजा था सबसे पहले किसने? दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई द रॉबर्ट हुक। कॉर्क स्लाइस जो थी, कॉर्क का टुकड़ा, उस कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा था। जो कॉर्क स्लाइस था उसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। तो डेड जो प्लांट सेल होंगी उनके अंदर केवल और केवल क्या मिलेगा? आउटर मोस्ट लेयर जो नॉन लिविंग है यानी कि डेड लेयर है, जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। ये ही केवल आपको मिलेगी। तो नॉन लिविंग लेयर, सेल वॉल वहां पे प्रेजेंट उनको जो दिखाई दी थी, जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। तो डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दिस। ठीक है, अब स्ट्रक्चरली अगर अपन देखें तो मैंने कहा कि पोरस स्ट्रक्चर है, परमिएबल है ये। ठीक है ना। आप प्लांट और एनिमल सेल के अंदर इसकी प्रेजेंस होती है या कौन सी में या नहीं होती है, इसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। देखिए, सेल वॉल अगर आपको देखनी है तो प्रैक्टिकली अगर आप क्या करें कि प्लांट सेल जो है उसका ग्रुप लें, ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स, उसको आप हाईली कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर डालिए। कुछ समय बाद में आप क्या देखेंगे बेटा? जो आपने सेल्स ली हैं उन सेल्स
की ये स्थिति देखने को मिलेगी, ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने कंपोनेंट्स के साथ अंदर की ओर श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप साफ दिखाई देगा और ये आउटर लेयर आपको एकदम क्लियर दिखाई देगी। दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। कारण ये गाढ़ा सॉल्यूशन था कंसंट्रेटेड, तो सेल का जो वाटर था वो बाहर आ गया, ठीक है ना, और प्लाज्मोलाइसिस हो गई। प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल का साथ छोड़ देती है और दोनों के बीच में गैप आ जाता है जिसमें आउटर सॉल्यूशन भर जाता है। तो आउटर जो लेयर है वो नॉन लिविंग लेयर, वो आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगी। तो फॉर द स्टडी ऑफ द सेल वॉल, इफ यू वांट टू सी दैट, you have to put the cell, plant cell, in the hypertonic solution of NaCl. What will you see? The cell membrane with the components will shrink in central side, ठीक है ना, और outer layer क्लियरली आपको क्या होगी, विजिबल होगी। ठीक है, इस सेल वॉल की प्रेजेंस से क्या फायदा है? देखिए, अगर ये तो मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं कौन सा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज़्यादा है और साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम है। अगर ऐसा सॉल्यूशन मैं लेता हूं और उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूं जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर जो है वो अंदर से, बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर, और अंदर जाकर के वो बाहर की ओर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, वो ब्रस्ट नहीं होगी। कारण ये अंदर से बाहर की ओर जो प्रेशर लग रहा है उसके अगेंस्ट सेल वॉल भी बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगा रही है, तो आमने सामने की फोर्स जो है इक्वल है, वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने एनिमल सेल को रखा तो वो ब्रस्ट हो जाएगी, कारण एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो जो अंदर से जो पानी इंटर करेगा, जब मान लो आपने एनिमल सेल को रखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो फिर क्या होगा, वाटर वहाँ पे भी अंदर जाएगा, जाता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन जो बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेड कलर वाली है उसके ऊपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चूंकि वहाँ पे क्या नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, तो वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो फाइनली वो क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। इज दिस क्लियर? तो ये आप एक डिस्टिंग्विशिंग जिसको अपन कहते हैं करैक्टर है किसका, या डिफरेंस है किसके बीच में, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल के करैक्टर्स क्या हैं। करैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो मैंने कहा कि ये नॉन लिविंग है, लेयर है, फ्लेक्सिबल लेयर है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। किसके कारण? इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक्सपेंसिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं सेल वॉल में, जो इसको थोड़ा बहुत एक्सपेंशन योग्यता देते हैं। पोरस है, यानी कि फाइन पोर्स पाए जाते हैं जो इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, मटेरियल्स जो हैं वो सेल से बाहर या अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इन्वेडिंग ऑफ द माइक्रोब्स जो है उससे सेल को बचाने का काम करती है, तो प्रोटेक्शन का काम भी करती है। प्लांट सेल्स को डेफिनेट शेप देने का काम करती है, ठीक है ना। इन केस ऑफ द एनिमल्स, एनिमल सेल्स जो है वो क्या कर सकती हैं, दे कैन चेंज देयर शेप एंड शेप, वो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि अगर आप एक बिल्ली को देखें तो वो एक बहुत छोटे से होल में से मूव कर जाती है, ठीक है ना, लेकिन इन केस ऑफ द उतनी ही साइज का अगर आप प्लांट का पीस लेंगे तो वो नहीं निकल सकता। तो चेंजेबल शेप, ये कारण वही कि प्लांट्स क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सेल्स के चारों ओर क्या है, सेल वॉल है जो रिजिडिटी या हार्डनेस प्रोवाइड करती है और डेफिनेट शेप बना करके रखती है उनकी, तो चेंज नहीं आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो हैं वो डेफिनेट शेप के क्यों हैं, ठीक है ना, और वो एनिमल सेल्स या एनिमल्स की तरह हर टाइप के हैबिटाट में क्यों नहीं रह सकते। या हैबिटाट का मतलब या आप ये समझ लो जैसे केव है, होम है, हाउस है, ठीक है ना, तो हर जगह पे वो क्यों नहीं फिट बैठते हैं, क्योंकि आप हर कहीं से भी निकल सकते हो, ठीक है ना, पतली गली में से भी और
चौड़े रास्ते में से भी, लेकिन प्लांट की जो शेप है उतनी शेप का पर्टिकुलर आपको एरिया चाहिए, तभी वो मूव करेगा, वरना फिर उसको काटना पीटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरली अगर अपन बात करें सेल वॉल की, तो देखिए सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देयर आर मोस्टली 3 लेयर्स। फिजिकल स्ट्रक्चर जब अपन बात करते हैं तो 3 लेयर होती है। एक होती है मिडल लेमिला, दूसरा जो लेयर होता है सेल वॉल में वो होता है प्राइमरी सेल वॉल, और तीसरा जो लेयर होता है वो होता है सेकेंडरी सेल वॉल। एक्सेप्शनली जिम्नोस्पर्म्स में आगे अपन डिस्कस करेंगे, सेल वॉल के अंदर टर्सरी लेयर भी मिलेगी, टर्सरी सेल वॉल भी मिलेगी। ठीक है। प्लांट सेल्स में एक्सेप्शन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि प्लांट लाइफ के अंदर वो कौन सी सेल्स बनती हैं जिन सेल्स के चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती। वैसे प्लांट्स के अंदर अपन ने कहा प्लांट सेल के चारों ओर सेल वॉल होगी, तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस समय जो गैमिट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमिट्स, उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एक स्ट्रक्चर बनती है जूस्पोर, फ्लैजिला युक्त, ये देखिए, ठीक है ना, जिनकी सहायता से मूवमेंट करती है ये सेल, जिसको जूस्पोर कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, इनमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो दीज आर द एक्सेप्शन विच वी हैव टू बी रिमेंबर, जो हमें ध्यान में रखने हैं कि प्लांट्स के अंदर वो कौन सी सेल्स हैं। तो रिप्रोडक्शन के समय जो गैमेट सेल्स बनती हैं उनमें, और जूस्पोर्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इज दिस क्लियर? वी हैव टू बी रिमेंबर दिस। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। अब अपन इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, ये जैसे प्लांट का कोई भी पीस आपने लिया तो वहां पे सेल्स की स्थिति ये मिलेगी आपको, ये सेल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इन सेल्स के चारों ओर ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को एक्सपेंड करता हूं तो फिर सेल वॉल के स्ट्रक्चर को अपन इजीली समझ पाएंगे। जैसे ये इधर सेल ए है, और ये सेल बी है, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स के बीच क्या बन रही है, सेल वॉल बन रही है। बाहर की ओर भी ये क्या है, सेल वॉल है। बनी कहां से है, ध्यान में रखिए। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, ठीक है ना। और उस समय जब अपन बात कर रहे थे सेल डिवीजन की, तो जैसे ये एक सेल थी, इसमें एक न्यूक्लियस था, वो एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, 2 में। फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है तो सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है इन केस ऑफ द प्लांट्स, जिसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स ये इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पे, सेंटर में, और साइटोप्लाज्म को कितने हिस्सों में बांट देते हैं, 2 हिस्सों में। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट कहलाता है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। और ये 2 सेल बन गई हैं। अब आपके सामने जो सेल हैं ये 2 सेल, 1 और 2, यूं कर दीजिए इस डायग्राम को, यूं बन गई, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स के बीच में अभी ये जो लेयर है ये क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट है। इस फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए इधर भी यही चीज चल रही है, हर तरफ, क्योंकि सेल्स जुड़ी हुई है ना, तो मैं एक जगह दिखा रहा हूं। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट के डिपोजिशन से जो लेयर बनी है वो लेयर कहलाती है मिडल लेमिला। व्हाट इज दैट, मिडल लेमिला।
तो मिडल लैमिला जो है वो किसकी बनी हुई है, इसका मतलब कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। सेल वॉल की ये वो लेयर है जो कॉमन है, दो सेल्स के बीच में कॉमन होती है, इसलिए इसको सेल वॉल जंक्शन कहते हैं। मिडल लैमिला इज कॉल्ड द सेल वॉल जंक्शन। ठीक है, सेल वॉल जंक्शन क्यों कहते हैं? जैसे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो रेलवे स्टेशन पे, तो जो जंक्शन होता है उसके ऊपर क्या होगा, इधर कोई ट्रेन जा रही है, उसकी सवारियां पैसेंजर जो हैं वो भी खड़े होंगे इस पे, और इधर जो जा रही है उसके भी खड़े होंगे। तो ये कॉमन ट्रैक है दोनों प्रकार की ट्रेन्स की जो सर्विस है वो लेने के लिए। तो ये भी पर्टिकुलरली क्या है, कॉमन लेयर है, किसके बीच में, दो सेल्स के बीच में, जो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की। इसको सेल वॉल सीमेंट भी कहते हैं, सेल वॉल सीमेंट मटेरियल। और इसकी प्रेजेंस के कारण ही जो है वो क्या होगा, फ्रूट वॉल जो होती है कच्चे फल की वो हार्ड होती है, लेकिन जब वो फल पकता है तो एट द टाइम ऑफ रिपनिंग क्या होता है बेटा, पैक्टिनेज एंजाइम और पॉलीग्लुक्टोरोनेज एंजाइम, ये एंजाइम है पैक्टिनेज और पॉलीग्लुक्टोरोनेज एंजाइम, उसके कारण ये मिडल लैमिला क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, जिसके कारण ये हार्डनेस जो ये प्रोवाइड करती है सीमेंटनेस, वो हार्डनेस क्या हो जाएगी, इन सेल्स की खत्म हो जाएगी। कारण हार्डनेस प्रोवाइड करने वाली जो सेल वॉल की लेयर थी जिसका नाम क्या है, मिडल लैमिला, वो डिजोल्व हो चुकी है। इज दिस क्लियर? ठीक है, कॉमन लेयर ऑफ द सेल वॉल, दो सेल्स के बीच में कॉमन लेयर के रूप में जो होती है वो कौन सी है, मिडल लैमिला। अब जस्ट बिलो द मिडल लैमिला जो नेक्स्ट लेयर होती है वो कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल, और वो दोनों सेल्स की अलग अलग बनेगी, ये कॉमन नहीं है। ये प्राइमरी सेल वॉल किसकी है, बी सेल की, और ये प्राइमरी सेल वॉल किसकी है, ए सेल की। बेटा ये स्ट्रक्चर कॉमन है, इधर भी चल रही है, ये मत समझना, ये मिडल लैमिला फिर ये प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना, यूं, ठीक है, यहां पे अपन दिखा रहे हैं। तो ये दिस इज, ये तो क्या हो गई, मिडल लैमिला, और ये क्या हो गई, प्राइमरी सेल वॉल। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। ऑल दीज आर द पॉलीसेकेराइड्स, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या है बेटा, एक होते हैं मोनोसेकेराइड, एक होते हैं ओलिगोसेकेराइड, और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड। ऐसी शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो 3 to 6 कार्बन के बने होते हैं, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, तो ये मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, जिसमें कितने कार्बन है, 6। 3 to 6 कार्बन के बने हुए जो शुगर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो हैं उनकी 2 से 10 तक यूनिट आपस में जुड़ जाएं, 2 to 10 यूनिट आपस में जुड़ जाएं, तो उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, और मोर देन 10 यूनिट किसकी, मोनोसेकेराइड की आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड। इज दिस क्लियर? जैसे सेलुलोज है उसके अंदर लगभग 6000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, तो 10 से ज्यादा हो गए या नहीं हो गए, तो बात तो शुरू होती है यहीं से, मोनोसेकेराइड से ही। 3 to 6 कार्बन शुगर्स आर कॉल्ड द मोनोसेकेराइड। 2 to 10 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाएं तो वो क्या हो गया, ओलिगोसेकेराइड। मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ द मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाएं तो फिर वो क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो इन सब्सटेंसेस की बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस जो होती है इसकी वो 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है। टोटल सेल की जो थिकनेस है वो 0.1 to
10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। यानी कि टोटल सेल वॉल जो बनेगी वो तो किससे बनेगी, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, इनसे, ठीक है ना, टोटल मिला करके फिर सेल वॉल बनेगी। तो जो टोटल थिकनेस है वो तो कहाँ तक हो सकती है सेल वॉल की, 10 माइक्रोमीटर तक। उस सेल वॉल में जो प्राइमरी सेल वॉल है, उस प्राइमरी सेल वॉल की जो थिकनेस है वो क्या होगी, 1 to 3 माइक्रोमीटर तक होती है। इज दिस क्लियर? ये हाईली परमिएबल होती है क्योंकि मोस्टली ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और इसके अंदर जो इसका डेवलपमेंट होता है वो किसके रूप में होता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में डिपॉजिट होती है ये, और मटेरियल ऐड होता जाता है ग्रेन्यूल्स के रूप में, इसका डिपोजिशन होता है किसका, प्राइमरी सेल वॉल का। तो उस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इंसप्शन। व्हाट वी कॉल दैट, इंसप्शन। ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो क्या कहलाती है, इंसप्शन, जिसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल मटेरियल, जो मटेरियल प्राइमरी सेल वॉल बना रहा है वो मटेरियल किसके रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में डिपॉजिट होता जाएगा किसके ऊपर, मिडल लेमिला के जस्ट बिलो, नीचे की ओर। इज इस क्लियर? तो ये हो गई कौन सी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल में नहीं मिलेंगे, और वो एमिनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन एमिनो एसिड पाए जाते हैं किसके अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। तो दिस इज द अनदर पॉइंट विच वी हैव टू बी रिमेंबर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर केवल प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स की जो सेल्स हैं उनमें कौन सी सेल्स ऐसी होंगी जिनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, मिडल लेमिला, और प्राइमरी सेल वॉल ही होगी किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर। ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं, वो सेल्स जो रैपिडली डिवाइड करती हैं उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो डिवाइड करती रहती हैं, और उसी के कारण प्लांट की लेंथ जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे जो प्लांट का स्टेम है, सूट, उसके एपिकल पार्ट पे मिलती है जो डिवाइड करती रहती है, उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो उन सेल्स के अंदर क्या होगा, व्हाट विल वी सी, प्राइमरी सेल वॉल ही होगी, ठीक है ना, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। दूसरा पेरेनकाइमेटस सेल्स, पेरेनकाइमेटस सेल्स जो उनमें भी आपको क्या मिलेगी, प्राइमरी सेल वॉल ही मिलेगी सेल वॉल के अंदर, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलेगी। इसके अलावा फ्रूट सेल्स जो होती हैं और लीव्स, पत्तियां जो होती हैं, उनको बनाने वाली जो सेल्स हैं उनके अंदर भी आपको क्या मिलेंगी, प्राइमरी सेल वॉल ही मिलेगी, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलेगी। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगला जो पार्ट है इसका वो क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट बिलो, नीचे की ओर क्या बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, इस सेकेंडरी सेल वॉल को बनाने वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो भी क्या है बेटा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज प्लस पेप्टीन। लेकिन इसके अलावा इस सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस को बढ़ाने के लिए, मोटाई को बढ़ाने के लिए, या प्लांट की एज के साथ जो प्लांट ग्रो करता जाएगा एज बढ़ती जाएगी, तो लिग्निन और गम और रेजिन जैसे सब्सटेंस का डिपोजिशन भी इसके ऊपर होता है, किसके ऊपर, सेकेंडरी सेल वॉल पे। ठीक है, और फाइनली जब एक लिविंग सेल डेड सेल में कन्वर्ट होती है तो उस समय उसके ऊपर और थिकनेस बढ़ जाएगी उसकी, किसके डिपोजिशन के कारण, सुबेरिन या फिर क्यूटीन
के डिपोजिशन के कारण। तो ये सब्सटेंसेज और डिपॉजिट होते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी सेल वॉल में। इसकी जो थिकनेस है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है, और मैक्सिमम थिकनेस के कारण ही सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर में बटी हुई होती है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर को इंटरनली देखें तो इतनी मोटी है कि इसको 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है, S1, S2 और S3। दिस इज डिवाइडेड इन 3 लेयर्स, जिसमें S2 जो है वो सबसे मोटी होती है, ठीक है ना। और एक्सेप्शनली एक प्लांट है जिसका नाम है यूफोर्बिया मिली। उसमें जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो 3 लेयर से भी ज्यादा लेयर की बनी होती है, मल्टीपल लेयर, यानी कि 3 से ज्यादा लेयर मिलेंगी आपको किसके अंदर, सेकेंडरी सेल वॉल में। सेकेंडरी सेल वॉल बनते समय जब इन सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है तो आमने सामने की जो सेल्स हैं उनमें एक दूसरे के अपोजिट कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे सेल वॉल मटेरियल नहीं डिपोजिट होता है, और वो भी दोनों सेल्स में आमने सामने। तो वहां पे खड्डे रह जाते हैं, गर्त। उन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं बेटा पिट्स। इन पिट्स के थ्रू ये सेल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और मटेरियल्स को एक्सचेंज करती हैं, क्योंकि इनमें अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक की स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल, ए सेल की और ये बी सेल की, ठीक है। तो सेल वॉल के बाद में नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फाइबर्स इसमें पिट्स में आ जाएंगे जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और वो सेल्स के बीच में एक्सचेंज का काम करवाएंगे, किसका, मटेरियल का। पड़ोसी है ना, तो इनके बीच में मटेरियल का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इज दिस क्लियर। तो ये पिट एरिया डेवलप होते हैं। पिट एरिया क्या है, ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल द एरिया वेयर द सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल ये है उसका डिपोजिशन नहीं होता, तो वो जगह जो है वो खाली रह जाएंगी। उन एरियाज को अपन क्या बोलते हैं, पिट्स। बाय दैट द सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट, उसके द्वारा वो सेल्स एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्टेक्ट में। तो देखिए अब ये मिडल लेमिला है इधर, फिर ये क्या जा रही है, प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद में ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है ना। ऐसा ही इधर भी है, समझ गए होंगे अब आप। तो सेल वॉल के अंदर ये 3 लेयर्स हैं, जिसमें से कॉमन लेयर कौन सी है, मिडल लेमिला। अब देखिए नेक्स्ट मैंने कहा था कि एक्सेप्शनली जिम्नोस्पर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर है जहां पे आपको टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिलेगी, टर्शियरी सेल वॉल। कहां, जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म, अभी जो प्लांट सबसे ज्यादा इस दुनिया में वो एंजियोस्पर्म है अपने आसपास। जिम्नोस्पर्म जिनमें नेक्ड सीड होता है, सीड के चारों ओर कवरिंग नहीं होगी, फ्रूट वॉल नहीं पाई जाती। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जैसे साइकस पाइनस का नाम सुना होगा आपने, उनके अंदर जो ट्रैकिड्स होते हैं, अब आप ट्रैकिड्स भी पढ़ करके आए हैं 10th तक। ट्रैकिड्स का मतलब क्या है, जाइलम के अंदर पाई जाने वाली ट्यूब्स जो डेड सेल्स की बनी हुई हैं, जिन अंदर से होलो हैं, जिनके थ्रू वाटर मिनरल्स एक्सचेंज हो रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, जा रहे हैं प्लांट पार्ट्स तक। तो वो जो ट्रैकिड्स होते हैं उनको बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल के अलावा आपको कौन सी सेल वॉल और मिलेगी, टर्सरी सेल वॉल और मिलेगी। और ये टर्सरी सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेलुलोज प्लस जाइलोन। ये जाइलोन भी क्या है बेटा, पॉलीसेकेराइड है, लेकिन 5 कार्बन शुगर का है पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज कितने कार्बन की शुगर का है, ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन का। जाइलोन जाइलोज का पॉलीमर है, और जाइलोज कितने कार्बन वाली शुगर होती है, 5 कार्बन, ठीक है ना। जाइलोन प्लस पैक्टीन, तो मोस्टली जाइलोपैक्टीन की बनी होती है कौन, या पैक्टोजाइलोन की बनी होती है कौन सी, टर्सरी सेल वॉल, जो केवल और केवल कहां मिलेगी अपने को, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में ही मिलेगी।
तो ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो देखिए अपन ने फिजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस की, किसकी, सेल वॉल की। नाउ अब अपन केमिकल स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर या केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन की अगर अपन बात करें या अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, तो सेल वॉल जो बनी है उस सेल वॉल के बनने में दो पर्टिकुलर पार्ट्स का योगदान है। नंबर एक मैट्रिक्स और दूसरा फाइब्रिल्स। ठीक है ना, ये वॉल वैसे ही बन रही है जैसे आपके घरों में वॉल बनती है, दीवार बनती है। उसमें जो पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो वाटर, सीमेंट, जो चूना है, बाकी जो सब्सटेंस हैं, उनको मिला करके एक पेस्ट तैयार करता है, मैट्रिक्स, लिक्विड। और उस लिक्विड मटेरियल के ऊपर हम किसको सेट करते हैं, ब्रिक्स को, तब अपनी दीवार बनती है। ऐसा ही होता है, एक घोल बनाया जाता है, सीमेंट, चूना वगैरह मिला करके, पानी मिला करके, जिसमें मैक्सिमम पानी होता है, और वो पेस्ट जो बनाया जाता है उसके ऊपर ब्रिक्स को सेट किया जाता है। तो ऐसे वहीं से वो जो हम घरों में बना रहे हैं वो यहीं से सीखा अपन ने। यहाँ पे भी जब सेल वॉल बनती है तो यही प्रोसेस है बनने का। जैसे बेटा कैसे, ये मिडल लैमेला है, ठीक है, जो कब बनी है, सेल डिवीजन के समय बन रही है। ये सेल ए है और ये इधर सेल बी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या होगा, 60 to 70% वाटर, 10 to 15% हेमी सेलुलोज, ठीक है, 2 to 8% पैक्टिन, 1 to 3% प्रोटीन्स, प्लस कुछ मात्रा में क्या हो सकते हैं, जो फैट सब्सटेंस हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये कंपोजिशन है किसका, मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स में कौन कौन है, वाटर, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स, मोस्टली ये सब्सटेंसेस इसके अंदर है। दूसरी ओर क्या होंगे बेटा, फाइब्रिल्स, जो ब्रिक्स के रूप में काम करेंगे, और ये किसके होंगे, सेलुलोज के। किसके होंगे, सेलुलोज के। तो ये जो फाइब्रिल्स हैं ये कैसे बनते हैं, देखिए बेटा, ग्लूकोज के 6000 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं किसका, सेलुलोज का। ठीक है, सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे। ये 100 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, और वो बनाते हैं मिसेल। क्या बनाते हैं, मिसेल। मिसेल जो है उसके 20 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ेंगे और वो बनाएंगे माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, और माइक्रोफाइब्रिल जो है उनके 250 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं मैक्रोफाइब्रिल। मैक्रोफाइब्रिल, और ये मैक्रोफाइब्रिल जो है वो यहां पे डिपॉजिट होंगे।
ठीक है। अब ये जो मैक्रोफाइब्रिल डिपॉजिट हुए हैं सेलुलोज के, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा कौन, यहाँ पे जो हेमीसेलुलोज है मैट्रिक्स के अंदर, प्लस मैट्रिक्स में कैल्शियम आयन भी पाए जाते हैं, वो भी नेटवर्क बनाते हैं, वो भी पैकिंग कर देंगे इनकी। इज दिस क्लियर? प्लस मैट्रिक्स में कौन है, प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर अपन देखें, एक होते हैं बेटा एक्सटेंसिन और दूसरे होते हैं एक्सपेंसिन। तो ये एक्सपेंसिन प्रोटीन और एक्सटेंसिन प्रोटीन जो है, उसमें एक्सटेंसिन प्रोटीन जो है वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस इन्वेडिंग ऑफ माइक्रोब्स को रोकने का काम कर रहे हैं। और एक्सपेंसिन जो है वो एक्सपेंड होने की योग्यता, यानी कि फैलने की योग्यता सेल वॉल को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो दीज आर द टू प्रोटीन्स। इसके बाद में भी जो गैप रह गए उनको भरने का काम कौन करता है, पैक्टिन, क्योंकि ये ग्लूकोरोनिक एसिड का बना होता है और ये पैक्टिन जो है वो जेली जैसा सब्सटेंस बनाएगा, तो इनके बीच में जो गैप होंगे उनको फिल कर देगा। अब ये कौन सी वॉल बन गई, प्राइमरी, फिर कौन सी बन जाएगी, सेकेंडरी। सेकेंडरी सेल वॉल जो बनेगी तो वो क्या होगा, लेयर के रूप में बनेगी। ये ग्रेन्युलर डिपोजिशन होगा प्राइमरी का, तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, इंटरसेप्शन। और जब सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी तो वापस क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगी, ये मैट्रिक्स, और उसके ऊपर फिर से सेलुलोज के फाइबर का और इनका पैक्टिन का इनका डिपोजिशन होगा। वो लेयर के रूप में डिपोजिट होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल के बनने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं अपोजिशन। क्या बोलते हैं, अपोजिशन। और प्राइमरी सेल वॉल बनने की या जमने की या डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्शन। इज दिस क्लियर? सेल वॉल कैसे बन रही है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, आपके सामने है। एक तरफ तो फाइबर है ग्लूकोज का बना हुआ, जिसमें केमिकली कैसे वो बड़ा फाइबर बनेगा, ग्लूकोज से सेलुलोज, सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल्स मिसेल, मिसेल से माइक्रोफाइब्रिल और माइक्रोफाइब्रिल के 250 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, मैक्रोफाइब्रिल। ठीक है। मैट्रिक्स इन फाइब्रिल्स को जमा होने के लिए चाहिए, तो मैट्रिक्स का कंपोजिशन ये आपके सामने है। मैट्रिक्स में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, यू हैव टू बी रिमेंबर दीज। एक्सटेंसिन प्रोटीन के बारे में पूछे तो दे आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, एंड एक्सपेंसिन जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। माइक्रोब्स के इन्वेडिंग यानी कि उनको रोकने का काम भी ये कर रहे हैं। दूसरा, माइक्रोब्स को रोकने का और कोई भी पदार्थ या कोई भी फैक्टर सेल के अंदर दूसरा नहीं चला जाए, तो उसके लिए सेल वॉल फिल्टर पूछा जा सकता है आपसे। तो सेल वॉल फिल्टर किसको कहते हैं, पैक्टिन को कहते हैं, ये आप ध्यान में रखें। अब देखिए, ये जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो सेल वॉल को बना रहे हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, उनको कौन बनाता है। तो ये जो सेल वॉल बनी है यहां से लेकर के यहां तक, जिसमें कौन कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी जहां पे है, वरना प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो सेल वॉल मटेरियल है ये कौन बना करके बाहर की ओर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर कौन दे रहा है, अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही है ना सेल वॉल, तो वो कौन बना रहा है, तो साइटोप्लाज्मा। सेल वॉल मटेरियल लाइक सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, क्यूटीन, लिग्निन, इनका सिंथेसिस कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्मा। कैसे बेटा, साइटोप्लाज्मा के अंदर एक स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल के केस में गोल्जी बॉडी क्या कहलाती है, डिक्टियोसोम। और एक दूसरी स्ट्रक्चर है बेटा, दूसरा सेल ऑर्गेनेल, ये तो एक हो गया कौन, गोल्जी बॉडी बोल दो या डिक्टियोसोम। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम, ठीक है। तो ये जो गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम है, इस गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम के द्वारा कौन कौन से सब्सटेंस सिक्रीट कर किए जा रहे हैं, दो सब्सटेंसेस आर, कौन कौन से हैं बेटा, सेलुलोज, 2000 सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, लिग्निन एंड पैक्टिन। ये कौन बना रहा है सेल वॉल के लिए, डिक्टियोसोम। और स्फेरोसोम क्या बना रहा है, क्यूटीन एंड सुबेरिन। सेल वॉल के ऊपर सुबेरिन का जमाव जब हो जाता है, डिपोजिशन जब हो जाता है, तो फिर वो सेल जो है वो डेड हो जाएगी। कारण सुबेरिन वाटर टाइट होता है, वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है। तो जो जो प्लांट सेल की एज बढ़ती जाती है
सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर किसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल की, किसके डिपोजिशन के कारण, सुबेरिन के। ठीक है, तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है वो खत्म होता जाएगा, कारण इस सेल को वाटर की सप्लाई या एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि इस वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। तभी तो क्या बनेंगे, ट्रैकिड्स और वेसल्स जाइलम के, जो खोखली सेल्स के बने हुए हैं जिनमें से वाटर मिनरल्स मूव कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट अब अपन लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन।